वेलकम है आपका। चलिए, तो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, इससे पहले हमें पता है प्याजे की जो 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना है। SPCF, ठीक है। सेंसरी मोटर, जिसको हम इंद्रिय गामक कहते हैं, सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। ये हो गई बात इंद्रिय गामक। ये है आपका सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इतनी बात। अब हम प्री ऑपरेशनल के सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो सब हम समझेंगे। हमने सेंसरी मोटर को लास्ट क्लास में अच्छे से किया था। अगर आपने मिस किया है ज्योति, धन्यवाद। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो प्रीवियस सेशन देख सकते हैं। बात सही है। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। एक एक करके समझते हैं। देखिए, ऑपरेशन का जो मतलब है यहाँ पे, ये ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक से, ऑपरेशन का मतलब यहां लॉजिक से है, ठीक है। ठीक है, शाहिद करा देंगे स्पीड वाला काम। लॉजिक से है यानी ऑपरेशनल, या ऑपरेशन का मतलब यहां लॉजिक से है कि तर्क आने से पहले की अवस्था, प्री ऑपरेशनल यानी प्री लॉजिक एज, तर्क से पहले की अवस्था। तो अभी तर्क पूरी तरह से नहीं आया है, तर्क से पहले, लॉजिक डेवलप होने से पहले की उम्र है बच्चे की 2 से 7 वर्ष। इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कह देते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्री स्कूल एज भी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज, यानी पूर्व, विद्यालय पूर्व अवस्था भी कह देते हैं कई लोग, विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था यानी स्कूल जाने से पहले की उम्र। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को प्लेवे में ले जाते हैं, तो वो प्लेवे है, वो प्री स्कूल एज है, स्कूल एज नहीं है। स्कूल एज होती है 6 से 12 वर्ष के बीच में। इसके आगे वाली जो स्टेज है, जब वो पहली कक्षा में एडमिशन दाखिला लेगा, वो 6 वर्ष की उम्र होगी, ठीक है ना। बिल्कुल ज्योति, ये जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ना। जब आप ये CDP पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप जीवन पढ़ रहे हैं, बच्चे को समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, इसीलिए टीचर्स को ये पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्री स्कूल एज यानी विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय से पहले की अवस्था, मतलब जब वो प्ले वे में, क्रच में, ये आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका भी कुछ दिन बाद हम कह देंगे, तो जब वो वहां जा रहा है, फर्स्ट क्लास में प्रॉपर स्कूलिंग शुरू नहीं हुई है इसकी, बच्चे की, तो ये प्री स्कूल एज कहते हैं इसको, या प्लेवे एज कह देते हैं कई लोग, प्ले एज भी कहते हैं, जो एरिक्सन जैसे लोग हैं वो इसी को प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पियाजे ने डिफाइन किए हैं। जैसे एक चीज है एनिमिज्म, जिसको सजीववाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीववाद। एनिमिज्म मतलब सजीववाद। ये क्या है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इस स्टेज के। जैसे उसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर था, सेंसस के थ्रू सोचता था बच्चा, ऐसे ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं इस स्टेज की। एनिमिज्म बोले तो जीववाद, जीववाद, ठीक है बात, जीववाद। अगर हम बात करते हैं एनिमिज्म, निर्जीव चीज को सजीव समझता है बच्चा, निर्जीव चीज को, निर्जीव को, चीज भी लिख देती हूँ आसानी रहेगी आपको समझने में, निर्जीव चीज को बच्चा सजीव समझता है, सजीव समझता है, समझता है। बात सही है। मतलब क्या हुआ, ये पेन है, प्लास्टिक है, निर्जीव है, इसको कोई दर्द तो नहीं होगा, मैं ऐसे टैप करूंगी तो, कितना भी टाइट पकड़ लूं पेन को तो दर्द नहीं होगा। हालांकि कुछ फिलोसॉफिकल थियरीज हैं जो कहेंगी कि नहीं नहीं, इसका भी अपना एक अस्तित्व है, वो एक अलग कहानी है ना। हम अगर नॉर्मल लॉजिक से देखें तो ये एक निर्जीव चीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग, जो सांस नहीं ले रही। पेड़ है वो सजीव है, बचपन में पढ़ा है सबने। तो ये क्या है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, तो वो नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है ना। सीज नॉन लिविंग थिंग, या फिर मैं ये कह सकती हूं कि कांट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर सीज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग एज
लिविंग, मतलब निर्जीव चीज को भी वो सजीव समझता है। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो अगर आपको तो आप बता सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस आशा दिख जाएंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड जो पहले आपके लाइव जो भी सेशंस हो चुके हैं वो सब रिकॉर्डेड रहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक। सीज नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग, मतलब उसको लग रहा है अगर मेरे को मेरे पैर से जो है चोट लगी है, मेरे पैर को चोट लगी है किसी टेबल से, तो टेबल ने मुझे मारा है। आप इस तरह की चीजें देखेंगे बचपन में, आपने भी कभी किया होगा, मैंने भी किया है। अगर जमीन पे गिर गया तो जमीन ने इसे पीटा है, तो माँ बाप क्या करते थे, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, 2 थप्पड़ लगा दिए जमीन को, है ना, मिट्टी पे ही चींटी मर गई। तो वो टेबल, अच्छा मेरे बच्चे को पीटेगी, टेबल को 2 थप्पड़ लगा दिए, मतलब कि इसने मुझे मारे, इस चेयर से चोट लगी है, अच्छा चेयर को 2 थप्पड़ लगा दिए, या फिर डांट दिया, अरे चेयर मेरे बच्चे को पीटेगी, तो उसको लगता है, उसको तसल्ली पड़ गई कि उस चेयर को डांट खाना समझ में आ रहा होगा, उसके लिए चेयर लिविंग है, जिसने जान के ये किया है। तो वो नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। नॉन लिविंग को वो क्या है, लिविंग मानता है। क्या मानता है? लिविंग मानता है। निर्जीव को सजीव के रूप में देखता है। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे की बात फिर आगे करेंगे। बात सही है? एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहा है, ये तो है ही। देखो वो तो जिस दिन से बच्चा पैदा हो गया, वो तो पियाजी कह ही रहे हैं कि वो लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। हर एक प्रयोग करके देखेगा तब अपने दिमाग की समझ बनाएगा। तो उसके लिए तो प्रयोग का ही एक स्टेज है ये पूरी दुनिया। ठीक है ना, आज कराएंगे इसका भी इंतजाम। ठीक है, अगर हम देखें यहां तो एनिमिज्म बोले तो जीववाद निर्जीव चीज को सजीव समझता है, नॉन लिविंग को लिविंग समझना। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसने कहा कि इस गुड़िया से या इस चीज से मुझे चोट लगी है, बेसिकली वो निर्जीव को, कि बादल में भी जान है, वो सजीव समझता है। ठीक है जी, मनीषा प्रणाम। ये एनिमिज्म कहलाता है जीववाद। ये 2 से 7 वर्ष की उम्र में रहेगा। ये लिमिटेशन है, एक और चीज समझेंगे यहाँ पे, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस स्टेज, यानी ये सीमा है, ये रुकावट है, इस स्टेज की कोई विशेषता नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी चीज थोड़ी। अभी अभी तो लॉजिक आया नहीं है बच्चे में, तो मतलब दिस इज वन ऑफ द, नोट डाल के कहीं पे लिख लेना है, वन ऑफ द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टेज, वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टेज, ऑफ दिस स्टेज, यानी ये जो अवस्था है यह, या फिर लिख सकते हो सजीववाद, सजीववाद, सजीववाद इस अवस्था की एक रुकावट है, सीमा है, अवस्था की एक सीमा है, मतलब लिमिटेशन है, रुकावट है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं सीखेगा तो दुनिया की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें उसको कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना, होगा, वो भी होगा मोहम्मद। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टेज। कई सारी इस स्टेज की लिमिटेशन हैं, उनमें से ये एक लिमिटेशन है या रुकावट है या सीमा है, एनिमिज्म। ठीक है, ये कोई विशेषता या ये ऐसी चीज नहीं है कि बहुत पॉजिटिव चीज है, हाँ, बट ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस स्टेज में ऐसा होता है। ठीक है बात, देखते हैं आशुतोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक लिमिटेशन आती है या कैरेक्टरिस्टिक आता है इस स्टेज का, ईगो सेंट्रिज्म, यानी इसको हम कहते हैं अहम केंद्रितवाद, अहम केंद्रितवाद, अहम केंद्रितवाद। मतलब क्या है, बच्चा है सेल्फ सेंटर्ड, अहम केंद्रितवाद, ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म। अब इसको समझते हैं, एक एक करके समझना होगा ना, सिर्फ शब्द याद रखने से तो काम नहीं चलेगा। ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, अहम केंद्रितावाद, अहम केंद्रितावाद। बात सही है? ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड है। अब इतना छोटा बच्चा है, वैसे उसे ये पता ही नहीं है कि कौन सा सेल्फ सेंटर्ड होता है और क्या बाहर एक्स्ट्रा सेंटर्ड होता है या दुनिया सेंटर्ड होता है
है ना, लेकिन हम इसको कह देते हैं स्व केंद्रित है बच्चा, स्व केंद्रित है, यानी खुद को सेंटर में रख करके वो चलता है, सेल्फ सेंटर्ड। बात सही है नहीं है मैम? यहाँ लाइव रिकॉर्डेड दिखाता है, मैं देखती हूँ, एक बार टीम से बात करूंगी। हाँ 2026 में केवीएस की वैकेंसी आएगी क्या? 26 से पहले आ जानी चाहिए सीमा, इस साल के अंत तक। आने को कल आ जाए, लेकिन 26 तक इनको डिले तो नहीं करना चाहिए, सेंस नहीं बनती वो चीज़। इस साल के एंड तक मुझे लगता है आनी चाहिए, और 26 की शुरुआत में पेपर ले लें, ऐसा मेरी गट फीलिंग कहती है। ठीक है ना? चलिए, सेल्फ केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है। सीटेट तो कभी भी अनाउंस हो ही सकता है। जीन प्याजे से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में। ठीक है ना? क्या पूछ रहे हो साक्षी? आओ, बीच में आप लोग बहुत सवाल पूछते हैं, मैं देख रही हूँ, है ना, और मेरी आदत है कि मैं कमेंट्स देख लेती हूँ, तो कोशिश करिए कि टॉपिक से रिलेटेड पूछिए अगर कुछ पूछना है, बाकी सवाल आप लास्ट में पूछिए। देखिए, सबके सवाल ले पाना संभव नहीं है, हज़ारों हज़ार लोग होते हैं एक बैच में, और मिनिमम सी एक फ़ीस होती है। जब आप ऑफलाइन भी पढ़ते थे, या मैंने क्लासेस ली हैं कुछ, आप महंगी फ़ीस दे करके भी जब आते हैं, तब भी सारे सवाल सब लोग नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि अगर 500 या 1000 बच्चा बैठा हुआ है तो सबको मौका नहीं मिलता सेम डे सवाल पूछने का। धीरे धीरे कभी कभी मौका मिलता है। ऐसे ही यहाँ भी आज नहीं तो कल आपका सवाल ले लिया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। समझ रहे हो? ऑनलाइन के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है कि आप रिपीट पे कितनी भी बार देख सकते हो, ये फ़ायदा है ना? आप क्लास में सो गई, दोबारा देख लोगे, ऐड नहीं आ रहे, घर से उठ के नहीं जाना पड़ रहा, अच्छे टीचर्स आपको देश भर में, जो देश भर के बेस्ट टीचर्स हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनसे आप घर बैठ के सस्ती फीस में पढ़ ले रहे हो। लेकिन नुकसान भी है कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन वो नहीं हो पाता। मैं कितना भी चाहूँ आपके सारे कमेंट्स लेना, नहीं ले पाऊंगी। समझ रहे हो? तो ये दिल पे मत लगाया करो कि मैं तो 3 क्लास से आपको कमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने तो जवाब नहीं दिया। अगर मैं सिर्फ जवाब दूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। समझो बात को। देखिए, और फिर भी सबके जवाब पूरे नहीं होंगे क्योंकि लोग इतने सारे हैं और मैं एक ही इंसान हूँ। समझ रहे हो? सेल्फ सेंटर्ड, अगर आप शांति से सुनते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपका डाउट ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कोई और पूछ लेगा। या मेरे एक्सपीरियंस से इतने सालों के मुझे पता है कि यहाँ इस टॉपिक में इस जगह पे दिक्कत ज़्यादा होती है, तो मैं 3 बार रिपीट करा के वो कराती हूँ। ठीक है ना? करा देंगे मोहम्मद। ठीक, हाँ बिल्कुल ज्योति, यही करना पड़ेगा धीरे धीरे, कि अब मुझे बिल्कुल आपके कमेंट्स बीच में लेने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान जाता है, वो इंटरेक्शन रहे, इसलिए मैं बीच बीच में 1-2 सवाल लेती रहती हूँ कि आपको लगे हाँ सब ठीक है, लाइव चल रहा है। लेकिन ये चीज़ से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्लास में डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो अब मैं बीच में बिल्कुल बंद करूँगी सवाल लेने। या तो आप शुरुआत के 1 मिनट में बता दीजिए जो बताना है, या लास्ट के 1 मिनट में बताइए, या 2 मिनट में, जितना भी, लास्ट में तो कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। समझ रहे हो? चलो आओ, तो ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात करें, अहम केंद्रितावाद की, सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, स्व केंद्रित है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने में असमर्थ है, यानी वो अपने ही नजरिए से देख पाता है, दूसरे के परसेप्शन को नहीं समझ पाता। पापा अगर स्कूल से आए हैं पढ़ा करके, हमारे घर में सब टीचर्स रहे हैं, तो हमारे तो पापा मम्मी स्कूल से ही आते हैं, तो वही जो है आते थे बेसिकली, मम्मी तो अभी भी आती हैं। तो वो वैसा है कि पापा ऑफिस से आए हैं, या मम्मी ऑफिस से आई हैं, सॉरी, और वो स्ट्रेस में है। लेकिन बच्चे के जीवन में आज कुछ ऐसा हुआ है, एक चॉकलेट उसकी खो गई, या उसका खिलौना खो गया या टूट गया, वो आते ही पूरे घर को सर पे उठा लेगा कि पापा आ गए या मम्मी आ गए कि मेरा तो खिलौना टूट गया, आज मेरे भाई ने छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा कि ये थक कर के आए हैं, 2 मिनट रुक जाएं, फिर मैं बताऊंगा या बताऊंगी, है ना? तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं देख पाता, पीओवी जिसको आजकल बोलते हैं। तो दूसरे के पक्ष से चीजें नहीं देख पाता, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को वो दुनिया का सेंटर मानता है कि डोरेमोन अगर मुझे पसंद है, या शिजुका मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, या जियान जो है मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो वो सबका ही होगा। अगर किसी ने शक्तिमान को कुछ बुरा बोल दिया, क्योंकि शक्तिमान, मैं एक बच्चा हूं जिसका फेवरेट कैरेक्टर है, 5 साल की लड़की हूं मैं, मान लीजिए, और मेरा नाम मीनाक्षी है, और मीनाक्षी को शक्तिमान एकदम बहुत पसंद है। अब मीनाक्षी के दोस्त या बहन भाई या फिर आस पड़ोसी ने, किसी ने भी ये कह दिया अरे शक्तिमान हटाओ यार, ये तो बेकार है, तो मीनाक्षी रोने लग जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसे शक्तिमान पसंद है तो सबको शक्तिमान पसंद होना चाहिए। ये ईगो सेंट्रिज्म है, यानी वो अपने आय को, खुद को सेंटर में रखता है, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है एक तरह से, है ना? तो ये ईगो सेंट्रिज्म है। कई लोग, बड़े लोगों में भी कई बार ये चीज परसिस्ट करती है, उनको लगता है जो वो सोचते हैं वही सही है, बाकी दुनिया जो है वो, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया, बाकी दुनिया गलत है, जो उन्हें लगता है वही सही है ना? इस चीज पे बहुत बयानबाजी और बहुत चीजें वायरल होती रहती हैं इंटरनेट पे, आप देख ही रहे हैं, किसी बाबा जी ने कुछ बोल दिया, फलाने संत ने ये बोल दिया, है ना, तो सब एकदम से वो हो जाएंगे कि, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे इन्होंने बोला है तो सही ही होगा। कैसे भी कोई भी ह्यूमन हो दुनिया का, जरूरी नहीं है ना जो उसका सही है आपका सही वही हो, है ना? कुछ लोग होंगे नहीं इसने बोल दिया ये हमें पसंद नहीं है तो इसकी तो सही बात भी हमें गलत ही लगेगी।
तो आपको दोनों में से कुछ नहीं बनना, आपको लॉजिक के साथ चलना है। जो आपको ठीक लगे ठीक है, हो सकता है आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपके पति को, आपके बॉयफ्रेंड को नहीं ठीक लगती हो वो चीज, आपको लगती हो। तो हालांकि जब ये डिफरेंसेस प्रॉब्लम बनने लगते हैं कि नहीं, ईगो सेंट्रिक मतलब जो मेरा सही है वही सबका सही होना चाहिए, मैं वेजिटेरियन हूं तो सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, नहीं होगे तो दिक्कत है, होना चाहिए तक भी ठीक है कि मैं चाहूं कि हाँ यार वेजिटेरियन हूं लोग तो बचेगी दुनिया, ये होगा होगा, लेकिन मैं कहूं थोपूं जब मैं इस चीज को कि नहीं ये सही है बाकी सब गलत है। लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां वेजिटेरियन होना संभव नहीं है, ऐसी भी जगहें हैं दुनिया में। तो ये क्या हुआ, ये सेल्फ सेंटर्ड होना हो गया। हाँ, मम्मी के बाबा जी को कह रहा है सौरभ, सौरभ कह रहे हैं, तो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि फलाने ज्योतिषी को अगर हमारी फैमिली दिखाती है, या एक डॉक्टर है या कोई और है, तो उसका सही मतलब सबका सही, क्योंकि किसी एक को वो पसंद है। तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस हो गई, ईगो सेंट्रिक हो गए आप वहां, कि मेरा सही मतलब पूरी दुनिया का सही। ऐसे ही लोग दोस्त बनाते हैं फिर भाई, लेकिन थोड़ा तो चाहिए भी कि विचार आपके मिलते हों, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में लड़ते फिरें, फिर कि आपका सही जो नहीं कहेगा, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है पूरी दुनिया का सही, आपका जो सही है वो सबको पसंद आए, फिर आप जी नहीं पाएंगे अगर वैसे चलेंगे तो बच्चे के केस में वो छोटा होता है जब, तो अगर आपने कह दिया शक्तिमान खराब है तो वो रो लेगा इस बात पे कि पापा ऐसे कैसे कह दिया, है ना। मुझे डेयरी मिल्क पसंद है तो सबको वही पसंद होनी चाहिए। बेसिकली वो दूसरे का नजरिया नहीं देख पाता, अभी उतना डेवलप नहीं हुई है थॉट प्रोसेस, ठीक। तो दूसरे के पक्ष से चीजें नहीं देख पाता, ईगो सेंट्रिज्म है ये, सेल्फ सेंटर्ड होना भी कह सकते हो आप। उसको लगता है वो सेंटर है चीजों का, और जैसे वो सोचता है वैसे ही सबको सोचना चाहिए, जो वो फील करता है किसी चीज के बारे में वैसे ही सबको फील करना चाहिए। दिस इज ईगो सेंट्रिज्म, दिस इज व्हाट, ईगो सेंट्रिज्म। बात सही है या नहीं है, बात सही है कि नहीं है ये बता दीजिए आप, बात सही है या नहीं है ये बताइए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली निशु, वो हमारा कल्चर ऐसा है, और एक वो परंपरा सी बन गई है कि कुछ लोग जो हैं चीज़ें, खैर इस पे हम ना ही जाएं तो लंबा चर्चा बन जाएगी। आपको ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कि दूसरे के पक्ष को ना समझ पाना। अब इसके कुछ कारण होते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही चीज़ पे सेंटर्ड है ना। सेंट्रेशन इसका एक कारण है, सेंट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इससे ही रिलेटेड है, समझते हैं। सेंट्रेशन या केंद्रीकरण इसी स्टेज में आता है ऑफ कोर्स, सेंट्रेशन, इसको थोड़ा, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ठीक है। अब सेंट्रेशन क्या है, आप सेंटर्ड हैं एक ही चीज पे, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसको एक दूसरी भाषा में पेपर में पूछ लेता है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अब ये पढ़ के तो लगता है कि एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट तो अच्छी चीज है, यानी एक जगह पे फोकस करने की क्षमता। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट मतलब एक जगह ध्यान लगाने की क्षमता, एक जगह ध्यान लगाने की क्षमता, एक जगह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, करने की क्षमता। बात सही है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है इतनी बात हमारी तरफ से, ठीक है जी। आप अपना इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो अब ये क्या है कि आप किसी चीज को एक ही वे में देख पा रहे हैं, कि मतलब मान लीजिए एक बच्चा है ए, और ये एक पहाड़ को देखता है, पहाड़ को देखता है, ठीक है, इसको पहाड़ लिख लेते हैं, आप शेप पे मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बच्चा है सी, जो इस चोटी पे बैठा हुआ है, सी जो पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, पीक पे। और एक बच्चा है ए, जो बिल्कुल नीचे से देख रहा है इसको, पहाड़ को, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों को सेम पिक्चर दिख रही हो, है ना, कि दोनों को सेम पिक्चर दिख रही हो। मुश्किल है साक्षी एलटी ग्रेड का बैच आना। देखो दोनों को सेम पिक्चर दिख रही हो, कि मैं अगर पहाड़ के नीचे खड़ी हूं तो जो मुझे ऊपर दिख रहा है ऊपर से सेम थोड़ी दिख रहा होगा, पॉसिबल नहीं है। इसको माउंटेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, प्याजे का, जीन प्याजे ने माउंटेन एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली।
अब वो यहां से जो दिख रहा है आपको, वो वहां से दिख रहा हो सेम तो नहीं है, लेकिन सेंटर्ड है, एक ही एस्पेक्ट पे फोकस, तो ये रिवर्स नहीं कर पाता बच्चा अपनी थॉट प्रोसेस को, ये एक अलग चीज है। अगर हम देखें सेंट्रेशन का एक और आसान उदाहरण, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें फिर दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी। सेंट्रेशन का सिंपल जो आसान उदाहरण सबसे ज्यादा है वो है ये कि अगर बच्चे के सामने एक बॉटल रखी हुई है और बॉटल की शेप है मान लीजिए रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, एक मग है, इसमें कलर है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, ठीक, एक इसमें मग है। अब आप कहेंगे कि ये बॉटल, वो कहेगा पसंद है या नहीं पसंद है, वॉट एवर, उसका ध्यान या तो इसकी हाइट पे है कि भाई ये हाइट इसकी ज्यादा है कम है वॉट एवर, या फिर इसके कलर पे है। सारी चीजों पे एक साथ ध्यान नहीं होता, सेंटर्ड हो जाता है थॉट प्रोसेस एक ही चीज पे, कि कलर पे ध्यान है तो कलर पे ही ध्यान है, ये नहीं है कि किस मेटल का बना है, किस शेप का है ना, एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको एक स्क्वायर शेप दिखाते हैं, आप ट्राइंगल दिखाते हैं, आप सर्कल दिखाते हैं, तो अब अगर वो सर्कल पे ध्यान दे रहा है तो सर्कल पे ध्यान दे रहा है, ये नहीं देख रहा है इसका कलर कितना है, कैसा है ना। स्क्वायर पे ध्यान दे रहा है तो या तो उसके कलर पे ध्यान देगा, ये नहीं देखेगा उसकी शेप क्या है, तो वो उसका थॉट प्रोसेस एक ही चीज पे सेंटर्ड रहता है, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं। अब ये कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं, क्योंकि अगर वो बाकी पहलू नहीं देखेगा तो सही से आकलन नहीं कर पाएगा, किसी चीज का असेसमेंट नहीं कर पाएगा, सही से जजमेंट जो है ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ, हाँ ये इंडियन फ्लैग बन गया, ये जनरली हम बनाते ही हैं, देखिए अच्छा लगता है। देखिए तो अगर हम बात करेंगे यहां पे तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस, वन ऑफ द limitations of this stage, limitations of this stage, यानी ये भी इस अवस्था की एक रुकावट ही है, एक सीमा ही है, ठीक है ना। क्या है, सीमा ही है इस अवस्था की, इस अवस्था की सीमा है, यानी केंद्रीकरण या सेंट्रेशन जो है इस अवस्था की एक सीमा है, इस अवस्था की एक सीमा है, क्योंकि रुकावट है इसकी वजह से, क्योंकि वो बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, तो अभी प्रॉपर लॉजिक डेवलप नहीं हुआ, इस अवस्था की एक सीमा ही है, एक सीमा है, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या इस बात को समझने में हो रही हो। माउंटेन वाला बताऊंगी अभी, वो इरिवर्सिबिलिटी में बताऊंगी, थोड़ा आसान रहेगा समझना, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी चीज़ें, माउंटेन एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, प्रॉपर समझेंगे उसको, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलें आगे बढ़ें। एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या पूछ रहे हो शेख? आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। देखिएगा, तो सेंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी केंद्रीकरण, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, एक ही जगह पे सारा ध्यान फोकस है, बाकी डिसेंटर नहीं कर पाता बच्चा, यानी बाकी पहलुओं से नहीं देख पाता एक चीज को। अगर किसी चीज की हाइट देख रहा है, मान लीजिए बॉटल है और इस बॉटल की सिर्फ हाइट ही दिख रही है, तो हाइट पे ही ध्यान है, ये नहीं कि इसमें पानी कितना कंटेंड है, इसका कलर क्या है ना, ढक्कन किस मेटल का बना है, उसको फिर बॉटल, मतलब एक ही एस्पेक्ट पे फोकस्ड है उसका ध्यान। अब ये कहने को अच्छा लग सकता है, बट ये लिमिटेशन है, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एज इन, अब वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पा रहा चीजें, वस्तुनिष्ठता से या लॉजिक से नहीं देख पाएगा, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाएगा, दूसरे का दृष्टिकोण समझ ही नहीं पाएगा। शबनम, ठीक है ना? तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टेज, ये लिमिटेशन है इस स्टेज की। अब ये जो ईगो सेंटर्स में हम पढ़ रहे थे, तो ईगो सेंटर्स में ये दिक्कत होती है कि बच्चा इनेबल है या इनेबिलिटी है उसकी, इनेबिलिटी टू डी सेंटर, यानी सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, विकेंद्रीकरण की अक्षमता, विकेंद्रीकरण में अक्षमता या अक्षम है बच्चा। मतलब क्या है भाई, आप देखते हैं क्लिप्स लगाते हैं ना लोग, या वो लगाते हैं, सॉरी, इस पेन को कई फीमेल्स आपने देखा होगा, टीचर्स को देखा होगा स्पेशली, पेन को यूज कर लेते हैं एक क्लिप की तरह या बालों को टाई करने के लिए। तो पेन तो किस लिए बना है, लिखने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग बाकी तरहों से भी हो पा रहा है, यानी डिसेंटर किया है आपने, है ना? पेन का प्रयोग वो पहले चलता था, वो पजामों में जो है नाड़ा बोलते थे उसको आम भाषा में, वो डालने के लिए पिन का प्रयोग करते थे कई लोग। तो यानी एक चीज मल्टीपल तरह से यूज हो सकती है, यानी आप अगर डिसेंटर करके देख पाए ज्योति, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कई पहलू होते हैं किसी एक चीज के। इसी ईगो सेंट्रिज्म के टेस्ट के लिए वो प्याजे का माउंटेन एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बच्चा दूसरे के पहलू को नहीं देख पा रहा, यानी जो बच्चा इस स्टेज में है स्पेशली, है ना, ये सेंटर्ड है, उसका थॉट एक ही चीज पे डिसेंटर नहीं कर पा रहा, है ना? अगर हम देखें तो वो ये नहीं देख पा रहा कि दूसरे को ये कैसा दिख रहा होगा। तो वो माउंटेन वाला जो है, मान लीजिए इसमें 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, लेकिन आम भाषा में समझने के लिए अगर हम देखें तो एक बच्चा है जो यहाँ पे है बिल्कुल, एक और एक बच्चा है जो टॉप पे है माउंटेन के, ये माउंटेन टॉप पे है बी बच्चा, और दूसरा बच्चा है जो बॉटम ऑफ द माउंटेन पे है, बॉटम पे है। अब जो ए को दिख रहा होगा वही बी को दिख रहा हो, या जो सचिन को दिख रहा है वही सीमा को दिख रहा हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पीक पे है उसको अलग चीजें दिख रही होंगी, और जो नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ उसको अलग चीजें दिख रही होंगी। जब ये कहा गया कि बेटा तुम ए बी का पर्सपेक्टिव दिखाओ कि बी को कैसा दिख रहा होगा, तो उसने वही लिख दिया जो उसे खुद को दिख रहा था। बी को कहा गया तो उसने भी लिख दिया। लेकिन अगर इनकी एज बदल दें बच्चों की, ये 2 से 7 वर्ष के हैं प्री ऑपरेशनल में, तब तो ये दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ नहीं पा रहे, डिसेंटर नहीं कर पा रहे, सेंटर्ड है, इनेबिलिटी टू जो है डिसेंटर, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे, ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन यही 7 से 11 बच्चे का 11 वर्ष का बच्चा होगा, 7 से 11 वर्ष का, 7 to 11 ईयर्स का, तो उसके अंदर लॉजिक आ चुका है। अभी इस बच्चे में लॉजिक की कमी है, तो वो नहीं देख पा रहा दूसरे के पर्सपेक्टिव से, है ना? जो हमारे महाराज जी ने, जो हमारे गुरु जी ने कह दिया वही सही है, बाकी दुनिया तेल लेने जाए, साइंस क्या कहती है वो भी एक तरफ, लोगों के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं वो भी एक तरफ, वो एकमात्र सत्य है दुनिया का, जो जिस बाबा जी को हम फॉलो करते हैं उन्होंने अगर जो कुछ कह दिया है तो। और आप कह के दिखाइए, कुछ बोल के दिखाइए, या किसी हाफिज जी ने, या किसी और कोई मौलवी हो सकते हैं, कोई चर्च में कुछ हो, मतलब ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ रिलीजियस चीजों का। ऐसा किसी का वो भी हो सकता है कि किसी के लिए एकदम जो वो जो मेरा वचन ही है मेरा शासन टाइप चीजें, याद कीजिए बाहुबली, तो वो फाइनल है कि मतलब जो कह दिया ना कह दिया, आप याद कीजिए कभी खुशी कभी गम, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ हो गई किसी की एक बात, जो कि दुनिया में एक व्यक्ति की कोई भी बात अल्टीमेट ट्रूथ तो नहीं हो सकती, अल्टीमेट रियलिटी तो नहीं हो सकती। तो ये वैसा ही है कि एक चीज पे इतना फोकस्ड है ध्यान, एक ही चीज पे सेंटर्ड है, दूसरे के पहलू से या पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रहा है। बात सही है या नहीं है? तो इस चीज को यहाँ पे हमने 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट रन किया गया पियाजे का, इसको ईगो सेंट्रिज्म को समझने के लिए 3 माउंटेन टेस्ट रन किया गया पियाजे का, इस चीज को समझने के लिए 3 माउंटेन टेस्ट। बात सही है? तो ये हुई कहानी आपकी 3 माउंटेन टेस्ट की, ईगो सेंट्रिज्म,
कि बच्चा जो है डिसेंटर नहीं कर पा रहा, और ईगो सेंट्रिज्म होता है क्योंकि बच्चे में डिसेंटर करने की क्षमता अभी नहीं आई है, वो अलग अलग पहलू से चीजों को नहीं देख पाता, सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है। ठीक है, तो अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि ईगो सेंट्रिज्म भी एक लिमिटेशन है, ये सेंट्रेशन की वजह से ईगो सेंट्रिज्म होता है कि डिसेंटर नहीं कर पाता, वो अलग अलग पहलू से नहीं देख पाता, ये नहीं समझेगा कि बॉटल की शेप अलग है, साइज अलग है, ये अलग है, और बाकी सारी चीज किसी एक ही चीज पे वो फोकस्ड है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी का, ये इस पे बाद में आएंगे कि लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है सेंट्रेशन के कारण, वो नेक्स्ट स्टेज की बात है, बट सेंट्रेशन आपने समझ लिया बेहतर है। अब आता है इरिवर्सिबल थिंकिंग, ये भी एक लिमिटेशन ही है, इस स्टेज में लिमिटेशंस बहुत हैं क्योंकि लॉजिक नहीं आया ना, और इससे पहले सेंसस पे ही ध्यान था तो उसमें इसलिए लिमिटेशन पे ज्यादा फोकस था नहीं। अब यहां पे आता है इरिवर्सिबल थिंकिंग, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल थिंकिंग, इरिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है, इरिवर्सिबल थिंकिंग यानी इरिवर्सिबल थिंकिंग को क्या बोलेंगे भाई? अपरिवर्तीय चिंतन, अपरिवर्तीय चिंतन। मतलब क्या हुआ भाई इस बात का? अपरिवर्तीय चिंतन का क्या मतलब हुआ बताओ? इरिवर्सिबल थिंकिंग का देखिए, इरिवर्सिबल थिंकिंग जो है वो क्या है? हाँ एग्जैक्टली आजाद, बिल्कुल सही समझ गए आप कि बच्चा घर आके अगर टीचर ने कह दिया ना कि ये सही है तो वो कहेगा कि यही सही है, मेरे टीचर ने यही बताया, आप गलत बता रहे हो मम्मी पापा को, या उल्टा भी हो सकता है इसका। तो बेसिकली उसका ध्यान एक ही चीज पे सेंटर्ड है, दूसरा पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है वो नहीं मान सकता इस बात को। ठीक है आसिया, देखते हैं अब ये इरिवर्सिबिलिटी क्या है कि चीजों की स्टेट बदल सकती है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, वॉटेवर, ये जस्ट एक एग्जांपल है। यानी जिस अवस्था में चीजें हैं वो रिवर्स हो सकती है, वाटर से आइस बन सकती है और आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से आइस बन सकता है। एक बीकर में वाटर रख देते हैं, है ना, ये क्या है? वाटर, इस वाटर से आइस बन सकती है, आइस क्यूब बना देते हैं एक, ये वाटर से आइस बन सकती है और आइस से वाटर बन सकता है। ये जो बात है ये रिवर्सिबल है कि वाटर से आइस और आइस से वाटर का बनना संभव है। ठीक है, आइस से वाटर का बनना संभव है। भाई फ्रिज में आपने रख दिया, फ्रीजर में, तो आइस बन गया, जो पानी है वो बर्फ बन गया, और बर्फ को जब आप थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे तो वो पानी बन जाएगी, रिवर्सिबल है। आटा बनाया आपने, जो उसकी छोटी सी गोल जो है बॉल होती है रोटी बनाने के लिए, आपने वो लिया आटे में से, उसको गोल बनाया, रोटी बना दी, वापस से जब खराब बन गई, जितने भी लोगों ने शुरुआत में रोटी बनाना सीखा होगा उनको पता होगा, तो वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है। मतलब क्या है, चीजें सेम फॉर्म में रिवर्स हो सकती हैं, वो रिवर्सिबल नहीं सोच पाता चीजों को, इसलिए इरिवर्सिबल थिंकिंग है, यानी अपरिवर्तीय, वो सोच को रिवर्स नहीं कर पा रहा। 1 से 100 तक गिनती ठीक है, 100 से 1 पे आने में उसको रिवर्स में दिक्कत आती है। आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो रिवर्स में दिक्कत ज्यादातर लोगों को आती है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग अभी बच्चे में नहीं आई, 2 से 7 वर्ष में उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। उसको कहोगे 2 into 7 कर दो, या फिर अगर मैं कहूं इस 2 + 6 को 8 कहते हैं, अब इसी 8 को अगर मैं कहूं 2 + 2, इस 6 को मैं 3 बार ये कर दूं, ये करने में उसे हो सकता है थोड़ी सी समस्या हो, बेसिकली रिवर्स करने में। 2 into 6, ये मैं बहुत आसान वाला आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये 12 होता है, 6 into 2 भी 12 होता है, हो सकता है इनिशियली उसको दिक्कत हो। आप बेसिकली वही याद कर लीजिए, ए टू जी याद करना आसान है, जेड से ए की तरफ जाने में दिक्कत होगी, 1 से 100 तक सही है, उल्टी गिनती में दिक्कत होती है, तो थॉट को रिवर्स करने में समस्या होती है इस स्टेज में बच्चे को, इसको इरिवर्सिबल थिंकिंग कहते हैं। ये भी लिमिटेशन है क्योंकि रिवर्स नहीं कर पा रहा ना, तो बहुत सारी चीजें सोच नहीं पाएगा रिवर्स करके दिमाग में, इसलिए ओवर थिंकिंग कम होती है इस स्टेज में, मजाक में कह रही हूँ। तो ये भी एक लिमिटेशन ही है, इट्स ऑल्सो अ लिमिटेशन, सीमा है। ठीक है ना, ये वो सचिन वाली सीमा नहीं है जो न्यूज में वायरल हुई थी, दिस इज अ लिमिटेशन, अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लॉजिक डेवलप ठीक से नहीं हो पा रहा है। थैंक यू हिरण्या, धन्यवाद। तो
अगर हम बात करें, कह रहे हैं यू आर अ गुड टीचर, इरिवर्सिबल थिंकिंग कैसे, मैं इतनी तारीफ लेके आज कैसे सो पाऊंगी बताइए आप। रिवर्सिबल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल थिंकिंग बेसिकली रिवर्स कर पाना है ना। यहां रिवर्सिबल थिंकिंग करने में दिक्कत होती है बच्चे को, लिमिटेशन है, सीमा है ये भी। तो अभी हमने कितनी सीमाएं पढ़ी देखिए। अगर हम शुरू से शुरू करें आज की कहानी, एनिमिज्म भी क्या थी, सीमा थी। जीववाद, बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है ना, ये आप एक्चुअल में नहीं समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग पुरानी बोल रही हूँ, फेक छिपकली, फेक स्नेक भी डाल दो उन पर डर जाते हैं, क्योंकि वो निर्जीव और सजीव में थोड़ा सा एक रहता है। और वो हालांकि फियर या फोबिया भी उसका एक कारण है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ। तो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है ना। कुछ लोग मूर्ति से भी बातें कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, उनके मन में श्रद्धा है, लेकिन कई लोगों को तो चीजें इतनी रियल लगने लगती हैं, उनको लगता है हाँ, वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, फूल गिरा मतलब भगवान जी ने रिप्लाई दे दिया, टाइप की चीजें। थैंक यू प्रियांशी। हाँ वो लप्पू वाली एग्जैक्टली। तो खैर हम कोई नहीं होते किसी का मजाक उड़ाने वाले, मतलब वो भी नहीं होती, बट ठीक है, दुनिया में दूसरे का मजाक उड़ता है वो सबको अच्छा लगता है, बात अपने पे आती है तो आंसू निकलते हैं। देखिए ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितावाद, सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, ये भी एक लिमिटेशन है ना, क्योंकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा, लॉजिक डेवलप नहीं हुआ। निर्जीव को सजीव समझेगा तो भी दिक्कत है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रेशन की, तो एक ही चीज पे फोकस्ड है ध्यान, ये भी एक लिमिटेशन है ना। इसको एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट कह के पेपर में फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको बड़ी पॉजिटिव सी लगेगी, लेकिन जब प्याजे की स्टेज की बात हो रही है प्री ऑपरेशनल की, तो इसका मतलब है सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं, ये थ्री माउंटेन एक्सपेरिमेंट है ईगो सेंट्रिज्म को समझने के लिए, कि बच्चा अहम केंद्रित दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है, ये प्याजे का ही एक वो है। इरिवर्सिबल थिंकिंग है, थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहा है ना, ये भी एक लिमिटेशन है। इसमें एक ही चीज है जो लिमिटेशन नहीं है, एक तरह से पॉजिटिव है। दो चीजें होती हैं वैसे तो, बट जनरली एक मेजर चीज है। आते हैं उस पे, ये है सिंबॉलिक थॉट। क्या है सिंबॉलिक थॉट? सिंबॉलिक थॉट मतलब क्या है सिंबॉलिक थॉट का भाई? सिंबॉलिक थॉट यानी प्रतीकात्मक चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक विचार, ठीक है। प्रतीकात्मक विचार क्या है भाई, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंबॉलिक थॉट की, किसकी? सिंबॉलिक थॉट की, प्रतीकात्मक विचार की, प्रतीकात्मक विचार की, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली प्रतीकों के माध्यम से सीखना बच्चा शुरू कर देता है। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? सिंबल्स ही तो हैं। ए बी सी डी लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, जो कि सिंबॉलिक है, ठीक है ना। ठीक, किसी ने कुछ रखा हुआ है अपने पास कि ये सिंबॉलिक है मेरे लिए, मुझे इससे हिम्मत मिलती है। किसी के लिए ईश्वर की मूर्ति हो सकता है सिंबॉलिक हो, ऐसा थोड़ी है कि वो आके खाना खा ही लेंगे, भगवान जी जो हैं सिंबॉलिक है। अब कई लोग उनको जो है ग्रेजुएट बना दे रहे हैं, उनको एडमिशन करा दे रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार, बट सिंबॉलिक थॉट है, ये सिंबॉलिक है कि मेरा मन किया तो मैंने मान लिया कि ये पेन में ईश्वर है मेरे लिए, सिंबल है, ये पेन सिंबॉलिक हो गया मेरे लिए ईश्वर का, जो जिसकी श्रद्धा हो। कुल मिला के बात ये, सिंबल्स के माध्यम से सीखना बच्चा शुरू कर देता है। सिंबॉलिक है, जो हैरी पॉटर का झाड़ू पर बैठ के उड़ना है, तो वो झाड़ू एक्चुअल में झाड़ू उड़ने थोड़ी लग जाएगी, वो मूवी में दिखा दो बात अलग है, लेकिन वो सिंबल है। बच्चा जो है अपने पिताजी को, माताजी को, वटेवर, उनकी पीठ पे बैठ के चलने लगता है और उनको घोड़े की तरह ट्रीट करने लगता है, सिंबॉलिक है, ठीक है ना। साइन के थ्रू उसको चीज समझ में आ जाती है। ये अगर कोई कर रहा है आज की डेट में, ये भी क्या सिंबॉलिक है, सारे इमोजी क्या है, सिंबॉलिक है, किसी ना किसी चीज का सिंबल है कि ये आपने किया, यानी थम्स अप मतलब पॉजिटिव है, चीजें सिंबॉलिक है ना। ये वाला इमोजी बना दिया, क्या है, सिंबॉलिक है। ये वाला इमोजी बना दिया, दुख का, सैडनेस का सिंबल है। तो सिंबल्स के माध्यम से 1 2 3 4, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, है ना, रेड लाइट मतलब रुकना। वहीं आपको पता है येलो लाइट मतलब वेट करना है ना। ग्रीन लाइट है तो यू कैन गो। ये क्या सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स हैं, है ना। गो, वेट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है, सिंबल्स के माध्यम से आप सीख लेते हैं।
स्टॉप, है ना, स्टॉप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। साइन लैंग्वेज भी सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखने लगा है। हाँ वो मैं करा दूंगी इस मत। तो सिंबॉलिक थॉट आ जाता है इस उम्र में, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इट इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। दिस इज नॉट अ, क्योंकि इसी के माध्यम से भाषा सीखेगा, अपना दिमाग डेवलप होगा, लॉजिक डेवलप होगा, मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें सीखेगा। दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, ये एक रुकावट या सीमा नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज का। इट्स अ विशेषता है, बेसिकली फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज, ऑफ दिस स्टेज। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द समस्या हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या है, कुछ है तो बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें? तो ये सिंबॉलिक थॉट है, सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू कर देगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और टीचर जो है वो पूरा जो है करके भी दिखा रही हैं एक्शंस, है ना। तो ट्विंकल कर रही हैं तो मतलब स्टार कोई बना रहा है, तो वो क्या सिंबॉलिक है सब। ठीक है जी, बताइए फटाफट से, कोई समस्या हो तो इस बात को समझने में, ना। इतनी बात क्लियर है? हिंदी में भी लिखिए। अभी मैं ये कई बार लिख चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक सीमा है, यह एक सीमा नहीं है, सीमा नहीं है, बल्कि एक विशेषता है इस स्टेज की। क्या है? विशेषता है, विशेषता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया चंद्र सर, धन्यवाद। प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से पहले की अवस्था। अभी वो स्कूल नहीं जा रहा, प्ले वे में जा रहा है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास में नहीं एडमिशन हुआ। स्कूल एज हम कहते हैं 6 वर्ष के बाद को, जब पहली क्लास में उसका दाखिला हुआ है, एडमिशन हुआ है बेसिकली। ठीक, अब आता है कॉज एंड इफेक्ट। ये भी एक पॉजिटिव चीज है जो इस स्टेज में सीखता है बच्चा। कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण कार्य बोलते हैं इसको, कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कुछ हुआ, उससे कुछ और हुआ, उसका प्रभाव कुछ और पड़ा। अरे यार, ठीक है, कारण कार्य, कारण कार्य। ठीक, अब जब हम कारण कार्य की बात करेंगे तो क्या है भाई, सन के निकलने से या सनलाइट में, जब सन ब्राइट है, सनलाइट में कपड़े सूखते हैं। क्या है? कपड़े सूखते हैं, कपड़े सूखते हैं। तो ये क्या है? सनलाइट क्या है? कॉज है, जिसकी वजह से कपड़े सूख रहे हैं, कॉज है। इफेक्ट क्या है? कपड़ों का सूखना। तो बेसिकली वो इतना चीजें कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है कि किसी चीज से क्या इंपैक्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है। तो कॉज का इफेक्ट है, ये वो समझने लगेगा कि कारण होता है किसी एक प्रभाव का। ठीक है ना, स्विच ऑन करोगे लाइट ऑन होगी, स्विच ऑफ करोगे लाइट ऑफ हो जाएगी। दिस इज कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट थॉट प्रोसेस पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। क्या है ये? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब देखिएगा, ये कॉज एंड इफेक्ट भी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, फीचर ये भी एक तरह से लिमिटेशन नहीं है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ये एक तरह की लिमिटेशन है। आते हैं समझते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसकी हिंदी अगर किसी के पास है तो भेज देना, अदरवाइज इसकी बहुत ही अच्छी हिंदी जो रिकॉल रखने, याद रखने लायक हो, वो मिलती नहीं है। और इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इसमें अगर आप, नहीं कॉज एंड इफेक्ट लिमिटेशन नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही बात है कि अगर आप इसमें इंग्लिश टर्म्स याद रखते हैं तो वो एक ही समान रहते हैं। अगर कहीं कहीं पे एक दो उसका नाम बदलता भी है तो वो मैं बता देती हूँ, लेकिन हिंदी में इतने सारे नाम हैं पेपर में, हर बार सेम चीज़ को कुछ नए नाम से पूछ लेगा, क्योंकि हिंदी में बना हुआ सब्जेक्ट है नहीं, बाद में ट्रांसलेटेड है, तो ट्रांसलेशन में चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश में याद रख लें। ठीक है ना, क्लियर है?
मैं देखती हूँ शांत इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, कनेक्टिंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स, बिल्कुल वैष्णवी, वेरी गुड। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी वो तर्क लगाने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन वो फॉल्स तर्क है, उसमें लॉजिक नहीं है। तो अगर हम यहां देखें इसको हिंदी में ट्रांसडक्टिव ही लिख लो आप, ट्रांसडक्टिव का क्या मतलब है? मतलब वो तर्क लगाने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन वो बहुत लॉजिकल तर्क नहीं है, इलॉजिकल है एक तरह से। मतलब किसी चीज के होने से किसी चीज को जबरदस्ती कनेक्ट कर देगा, अनरिलेटेड इवेंट्स को, दो अनरिलेटेड इवेंट्स को वो कनेक्ट कर देगा बच्चा। कनेक्टिंग या ड्रॉइंग कनेक्शन बिटवीन, कनेक्टिंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स, कनेक्टिंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स। ठीक है, यानी दो बिना जुड़े, जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपस में, उनको कनेक्ट करना है, दो इवेंट्स को। देखते हैं आसिया, मतलब पापा घर में एंट्री लेते हैं और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कट हो जाता है, बिजली चली जाती है घर से। वो कह रहे हैं यार पापा आए तो बिजली चली गई, या फिर पापा आए तो बिजली आ गई, अगर इलेक्ट्रिक कट या इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है वापस से। इसमें पापा के आने का और इलेक्ट्रिसिटी के आने का कोई वो तो डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, अनटिल एंड अनलेस पापा जो है बिजली विभाग के हेड हों और सब कुछ उन्हीं के कहने से ना चलता हो, है ना, कि मैं चल रहा हूं तो इसलिए। एक वो कुत्ते वाली स्टोरी है, बहुत फेमस है गांव शहरों में, कि एक कुत्ता जो है ट्रक के साथ चल रहा था नीचे उसके, तो उसको लगा ये ट्रक मेरी वजह से चल रहा है ना। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमारी वजह से चल रही है, जो कि होता नहीं है। ऑफ कोर्स आप ऐसे कोई भी हैं, आप दुनिया में कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, कल गायब हो जाइए, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो वो उसको लगता है, वो कोइंसिडेंस कह लो या उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है दो चीज़ों में। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अंदर डर हमेशा बना रहता है कि अच्छा आज थर्सडे, कपड़े धुल लिए तो, देख रहे हो वो, मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रही, जिसकी जो इच्छा हो वो अपनी श्रद्धा, अपनी, भाई आप देखो अपना जीवन है आपका, अपने डिसीजन है। आई एम सेइंग थिंग्स फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरे पीओवी से जो चीज़ें हैं। तो दो चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। शनिदेव की कृपा चल रही है इसलिए ये हो रहा है, जो लोग मानते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग, है ना, कि कई बार हम अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस, अपनी बहुत सारी चीज़ें हम देखते नहीं, हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज का हमें रीजन किसी और पे डालने को कुछ मिल जाए जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हो रहा है इसलिए हमारे जीवन में गड़बड़ चल रही है। हमारी कोई गलती नहीं है, जीवन में गड़बड़ चलेंगी, सबकी चलेंगी भाई। लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इज कॉम्प्लेक्स, जटिल है, भसड़ होनी ही है। सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चलती रहती हैं, क्या करोगे। तो ठीक है, अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी हैं, सब तरह की चीजें होती हैं। खैर ये हम अलग टेंजेंट पे निकल जाएंगे अगर इस तरफ बात करेंगे। तो ट्रांसएक्टिव इज दो अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, आपने उनको जोड़ दिया, है ना, कि हमने पूजा करा दी इसलिए वो बच गए। मेरे खुद के बहुत क्लोज रिलेटिव थे, खूब पूजाएं चल रही थी, और ये मत समझिएगा कि मैं पूजा पाठ के खिलाफ हूं या कुछ। मैंने बचपन में बहुत रामायण पढ़ी है, सुबह दीपक जला के सुबह गीता पढ़ के जाती थी स्कूल, फिर शाम को रामायण पढ़ती थी गांव में जब मैं रहती थी, और पूजा प्रॉपर और ये वो मतलब किया है। मंदिर पे अगर जो है ये कावड़ वाले टाइम पे बहुत जो है सेवा कह लो आप उसको, मुझे तो मज़ा आता था, अच्छा लगता था वो अपना योगदान देना कुछ। तो वो सब के मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ रिलीजन को लेके मैं बहुत ज़्यादा ये भी नहीं हूँ कि बहुत ही कट्टरपंथी टाइप्स किसी भी रिलीजन को लेके, क्योंकि वो सब प्रैक्टिसेस हैं जो बनाई गई हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब ठीक है उस पर अब हम बाद में जाएं, तो वो एक अलग कहानी है। तो कुल मिला के बात ये, दो अनरिलेटेड चीजों को रिलेट कर दो आप जबरदस्ती, ठीक है ना, कि कुछ भी सोच लो, ये तो अनगिनत एग्जांपल्स हैं इसके। दो चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। बच्चे को लगता है कि मेरी जो बॉल है वो गोल है, ठीक है ना, बॉल है बच्चे की वो गोल है, और जो चंद्रमा है वो भी गोल सा ही दिखता है, तो उसको लगता है मून, तो उसको लगता है मून मेरी बॉल जैसा ही तो है, जैसे हनुमान जी को लगता था बचपन में। तो उसको लग रहा है क्योंकि मेरी बॉल जो है राउंड शेप में है और मून भी राउंड शेप में है, तो मून जो है ये भी मेरी बॉल ही है ना, या चंदा मामा है, ये भी ट्रांसएक्टिव रीजनिंग ही है। मतलब लॉजिक की कमी है, लैक ऑफ लॉजिक है इस
थॉट में तर्क की कमी होती है, इसलिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी रीजनिंग तो है लेकिन तर्क से पहले की, क्योंकि लॉजिक तो इस स्टेज में आया ही नहीं ना, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ऑपरेशन से पहले की, लॉजिक से पहले की अवस्था है ये तो, ठीक है ना। तो ट्रांसडक्टिव इज लॉजिक की कमी है उस थॉट प्रोसेस में। एक ट्रांजिटिव आएगी, वो नेक्स्ट स्टेज में आएगी, ट्रांजिटिव रीजनिंग जो है वो प्रॉपर लॉजिकल होती है। तो लगभग सारी ही चीजें हमने इस स्टेज की आज कवर कर ली हैं। इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार एक क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें अभी और भी चीजें हैं, जैसे इरिवर्सिबिलिटी में एक दो उदाहरण मुझे देने होते हैं हर बार, वो मैं दूंगी, और नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब नेक्स्ट टाइम बोले तो मंडे को। हाँ, मंडे हम लोग मिलेंगे, इस बार मंडे नहीं मिल पाए थे बिकॉज मुझे जाना था, मेडिकल इमरजेंसी थी कुछ, और वो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा हम मंडे मिलेंगे अब, है ना, अभी तो छुट्टी है क्योंकि कल